नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्बिया में आपका स्वागत है। मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अगर हमारे चैनल के साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो हमारे अच्छी फैकल्टी है, जो इंडिया की अच्छी फैकल्टी मानी जाती है, उनके द्वारा आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं मुद्रास्फीति, जो जैसा कि सामने आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। बोर्ड पे एक शब्द लिखा हुआ है मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका जो मुद्रास्फीति टॉपिक है, ये एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये शब्द आपको बार बार सुनाई पड़ता है, और अगर नहीं भी सुनाई पड़ता है तब भी ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे सीधे आपकी जेब पर, हमारी जेब पर, आपके पापा के जेब पर, और आपके सीधे सीधे आपके जो है, जब गिफ्ट लेके जाते हो गर्लफ्रेंड के लिए, गिफ्ट लेके जाते हो अपने बॉयफ्रेंड के लिए, वहाँ पर भी असर डालेगा जा करके। इसलिए जो है इसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मजाक हो रहा था, इसको बहुत दिल से मान लीजिएगा आप। हाँ, उसी लिए बनना है ये। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति में जो हमारा टॉपिक कवर करेंगे, वो टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को देखेंगे। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रास्फीति का अर्थ, मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर हमने दो प्रकार आपके लिखा है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए दो मेथड प्रयोग किए जाएंगे, एक CPI, एक WPI और एक CPI, यानी कि होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इनका प्रयोग करेंगे हम लोग। और कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग कौन करता है और थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग कौन करता है, इसको हम अभी आपको उत्तर मिल जाएगा आपको यहीं पर। उसके बाद में होगा कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पैसा हमारे जेब में है, हम खरीदारी कर रहे हैं, तो सरकार को प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती हैं, दिक्कत कहाँ पर होती है। कहीं पर दिक्कत होगी तभी सरकार इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसी के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति और मुद्रा निस्पंदन। मुद्रा संकुचन जिसको डिफ्लेशन कहते हैं हम लोग हैं, मुद्रा संस्फीति जिसको रिफ्लेशन कहा जाएगा, और मुद्रा निस्पंदन जिसको स्टैगफ्लेशन या स्लमफ्लेशन भी कहा जाएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं पहले ही टॉपिक को, मुद्रास्फीति को। तो दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं मुद्रास्फीति की, तो मुद्रास्फीति में एक शब्द आपको जान लेना है कि मुद्रास्फीति को हम दूसरे नाम से जो जानते हैं वो है महंगाई। अब तो आप निश्चित हो गए होंगे कि मुद्रास्फीति कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है। हम सामान्य व्यक्ति इसको महंगाई के नाम से जानते हैं, जबकि अर्थशास्त्री और जो प्रबुद्ध वर्ग होता है वो इसको मुद्रास्फीति के नाम से जानता है, और मुद्रास्फीति का शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य अवस्था में माना जाता है कि महंगाई का कारण मुद्रास्फीति ही होती है। अगर आप 2014 का लेखपाल का परीक्षा दिया होगा तो उसमें एक प्रश्न आया हुआ था, इनमें से कौन सा एक कारक या कौन सा एक कारण महंगाई का कारण होता है। तो वहाँ पर आपका मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति, मुद्रा निस्पंदन, ऐसे आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। और अगर जिसको पता था उसने किया, अगर नहीं पता है तो जाहिर सी बात है इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि शब्द बहुत भारी भरकम है। लेकिन ये हाल होगा इसका, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो अभी देखिए पहाड़ से चूहिया कैसे निकलती है। आप हमारे वीडियो में बने रहिए और इसको देखिए और पूरे आनंद के साथ में देखिए। और जैसा जितना भी हम लोग बात करेंगे, कोई हम हवाई बात नहीं करेंगे। जो बातें होंगी, इसको जो समझाने का तरीका होगा, वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल आपके बीच से होगा। तो आइए, जैसे कि हमने कहा कि मुद्रास्फीति को हम महंगाई के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं हम लोग। तो सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई कहा किसको जाएगा। महंगाई हम उस स्थिति को कहते हैं कि आप कल सब्जी लेने के लिए गए, आपको 10 रुपया किलो आलू मिला, और आज आप आलू लेने के लिए गए, वही आलू आपको 15 रुपये किलो मिला। तो हम क्या बोलेंगे कि आलू महंगा हो गया है। ये तो हमको इतना तो आइडिया हमको है ही है कि महंगाई का मतलब क्या होता है। महंगाई कोई वस्तु जो होती है, जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसको महंगाई बोलते हैं। और ये जब महंगाई लगातार बढ़ती रहती है तो उसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। मुद्रास्फीति ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मुद्रा का दोस्तों आपको मतलब ही होता है धन, और स्फीति का मतलब होता है फैलाव। तात्पर्य धन का फैलाव। ये धन के फैलाव से मतलब क्या होता है।
धन के फैलाव का मतलब ये होता है कि जब आपके जेब में पैसा अधिक आ जाता है, हमारे समाज में पैसा अधिक आ जाता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि ये जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जेब में पैसा जाएगा, उसकी ये क्रय क्षमता को बढ़ा देगा, परचेजिंग पावर को बढ़ा देगा, खरीदने की ताकत को बढ़ा देगा। जब उसके खरीदने की ताकत बढ़ेगी, यानी कि क्रय क्षमता बढ़ेगी, तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। जब मांग के अनुसार उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो परिणाम होगा कि धीरे धीरे वस्तुओं की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब ये कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, तो इस स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ लेना है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश में धन का प्रवाह बढ़ जाता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि वह धन देश के नागरिकों के पास में धीरे धीरे पहुंचना प्रारंभ होता है। जब वह नागरिकों के पास पहुंचना प्रारंभ होगा, तो जो नागरिक होंगे उनकी क्रय क्षमता बढ़ जाएगी, उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी जेब में 100 रुपये हैं, तो आपकी क्रय क्षमता कितनी है? 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु आप खरीद सकते हो। लेकिन यहीं पे 100 रुपये की जगह पर आपके जेब में 150 रुपये आ जाए, तो आपका तो पता चल गया कि 50 रुपये की हमारी क्रय क्षमता बढ़ गई, यानी कि अब हम खरीदारी 150 रुपये तक की कर सकते हैं, यानी कि 50 रुपये एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये 50 रुपये की एक्स्ट्रा हम किस कंडीशन में हम खरीदारी कर सकते हैं? जब हमारे जेब में 50 रुपये एक्स्ट्रा आए। जब यही 50 रुपया एक्स्ट्रा आपके जेब में आ जाता है, तो यही आपकी क्रय क्षमता को बढ़ाएगा। जब ये क्रय क्षमता को बढ़ाएगा, तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। जब मांग के अनुसार उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति होती है। आइए इसको हम एक सरल ढंग से समझ लेते हैं। सरल ढंग से इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे घर में है, अगर किसी घर में 4 लोग निवास कर रहे हैं, यानी कि किसी परिवार में 4 सदस्य हैं, जो 4 सदस्य होने का मतलब ये हुआ कि इस घर में जो खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी वो 4 सदस्यों की ही की जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि घर में 4 सदस्य हैं और पर डे खाना जो है 10 लोगों का बनेगा। जो खाना बनेगा वो 4 सदस्यों का ही बनेगा। लेकिन किसी दिन आपके पता लगा आपके घर में अचानक 10 मेहमान आ गए आपके। जब 10 मेहमान आ गए और आपके यहाँ खाना जो है बना बनाया रखा हुआ था, आपके घर में जो सब्जी जो थी वो 4 लोगों की थी, घर में जो दाल रखी हुई थी वो 4 लोगों की रखी हुई थी, और मेहमान आपके घर में 10 आ गए। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो गया? 14 हो गया। तो यहाँ पर जो खाने की चीज़ जो होगी उसकी मांग बढ़ गई ना। क्यों मांग बढ़ गई? क्योंकि यहाँ पे संख्या बढ़ गई। यहाँ पर जब संख्या बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ऐसे में वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जब मांग बढ़ जाएगी, अगर इनके अनुसार जितने बढ़े हैं अगर इतना उत्पादन हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मांग के अनुसार उत्पादन नहीं हो पाएगा तो परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगेगी। इसी को हम बोलेंगे मुद्रास्फीति है। जहाँ तक मेरी समझ में है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि मुद्रास्फीति कहते किसको हैं। तो मुद्रास्फीति का बस मतलब एक ही होता है कि जब लगातार वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, तब दोस्तों इसको हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार इसको नियंत्रित करने की कोशिश क्यों करती है। किसी भी देश का विकास जो होता है वो विकास देश की बचत पे डिपेंड करता है, यानी कि हम लोगों के बचत पे डिपेंड करता है। जो विकास होता है किसी भी देश के विकास में, जो ये छोटी छोटी बचतें होती हैं, इन बचतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को पढ़ा हुआ है, तो आपको एक आइडिया होगा कि भारत में सबसे अधिक बचतें पारिवारिक बचतों का योगदान है। जो छोटे छोटे बचत जो होती है परिवार में, उसका सबसे बड़ा योगदान है। ये पैसा हम अलग अलग माध्यमों से निवेश करते हैं। हमने किसान बचत पत्र खरीद लिया, इंदिरा बचत पत्र खरीद लिया, LIC में पैसा लगा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं पे जाकर इसको पैसा लगा दिया गया, और ये पैसा जाकर के अलग अलग कंपनियों में लग गया। जब अलग कंपनियों में लगा जाकर के, तो कंपनी में पैसा बढ़ा। जब पैसा बढ़ा तो कंपनी का ग्रोथ बढ़ा। जब ग्रोथ बढ़ा तो वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यानी कि हम ये कहते हैं कि देश का विकास जो होता है वो बचत पे डिपेंड करता है। अगर किसी देश में महंगाई बढ़ रही है तो सीधा सा मतलब ये होगा कि देश में जो आम नागरिक होगा उसकी बचत कम हो जाएगी।
जब बचत कम हो जाएगी तो निवेश योग्य धन कम हो जाएगा। जब निवेश योग्य धन कम हो जाएगा तो इसका परिणाम होगा कि देश के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो इसका आर्थिक पक्ष होता है कि अर्थव्यवस्था पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दूसरा इसका कारण होता है जो सबसे बड़ा जो कारण माना गया है वो माना गया है, हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, महंगाई प्रतिकूल प्रभाव कैसे डालेगी। जाहिर सी बात है कि हमारे बचत को कम करेगा। जब बचत कम करेगा तो निवेश योग्य धन कम हो जाएगा। जब निवेश योग्य धन कम हो जाएगा तो उसका परिणाम होगा कि इसके देश के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक तो हमने ये देखा। दूसरा इसका सामाजिक पहलू होता है। सामाजिक पहलू ये होता है, किसी भी देश में 3 तरह के लोग रहते हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ये 3 तरह के लोग रहते हैं। अगर किसी देश में महंगाई बढ़ती है, विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की जो हमारे खाने पीने के लिए काम आती हैं, अगर उनकी महंगाई बढ़ती जा रही है तो जो हमारे यहाँ का लोअर वर्ग है ये भुखमरी का शिकार हो जाएगा। जब भुखमरी का शिकार हो जाएगा तो ये सामाजिक अपराधों को जन्म दे सकता है। राजनी, डकैती है, लूटमार है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें कंट्रोल में रहें। तो हमने देखा कि महंगाई या मुद्रास्फीति हमेशा अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन मुद्रास्फीति का किसी भी अर्थव्यवस्था में रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 2 से 4% के आसपास में रहना चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी देश में मुद्रास्फीति 2 से 4% रहती है तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि हमारे देश में बराबर उत्पादन प्रेरित होता है, यानी कि उत्पादन जो है बरकरार रहता है। जब उत्पादन बरकरार रहता है तो ऐसी स्थिति में देश में रोजगार बढ़ता है, यानी कि रोजगार का मेन आधार जो होता है वो मुद्रास्फीति ही होता है। जब महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो अतिरिक्त श्रम को काम पर लगाया जाएगा। अब देखते हैं कि मुद्रास्फीति का देश की करेंसी पर या देश की मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी देश में महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो मुद्रास्फीति का परिणाम देश की मुद्रा पर नकारात्मक होगा। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। जब भी किसी देश में मुद्रास्फीति आएगी तो देश की जो प्रधान मुद्रा होगा उसकी वैल्यू, उसका मान कम हो जाएगा, यानी कि रोजगार बढ़ेगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, लेकिन जो देश की प्रधान मुद्रा होगी उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों वैल्यू कम होगी? जिस वस्तु को महंगाई जब नहीं थी 10 रुपये खरीद सकते थे, महंगाई होने पर उसी वस्तु को खरीदने के लिए हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी हम इसको जो है तुलना करेंगे तब उसको और आगे देखेंगे। अब इसके बाद में अगला सवाल आता है कि मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण कोई एक नहीं है, मुद्रास्फीति के कारण बहुत सारे होते हैं। आइए प्रमुख कारणों में से हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण होता है हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन को हम लोग घाटे का बजट भी कहते हैं। घाटा कब बोलेंगे? जब आय कम हो और व्यय अधिक हो तब बोलते हैं घाटा होता है। जब सरकार की इनकम कम होती है और खर्चा अधिक होता है तो हम बोलते हैं ये घाटे का बजट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हीनार्थ प्रबंधन होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी घाटे का बजट बनाया जाएगा तो देश में मुद्रा की उपलब्धता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं, इसको आप सरल तरीके से ऐसे समझिए, घर में एक मान लेते हैं हमारे पापा जी हैं, हमारे पिताजी हैं, और पिताजी को अपनी लड़की की शादी करना है और लड़की की शादी पर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च आना है। कम से कम 1 लाख रुपए होगा तब अपनी लड़की की शादी कर पाएंगे वो। लेकिन पिताजी के पास में मात्र 50,000 रुपये हैं। ये पास कम कितना पड़ रहा है? इनके पास में 60 जो हो रहा है, पैसे कमी जो हो रही है वो 50,000 रुपये की हो रही है। तो अगर इनको 1 लाख रुपये चाहिए ही चाहिए पिताजी को, यानी कि 1 लाख से नीचे शादी नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा? ये 50,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं क्या करेंगे? अपने दोस्तों से उधार मांगेंगे, अपने रिश्तेदारों से उधार मांगेंगे, यानी कहीं ना कहीं से मांग करके ये अपना 1 लाख रुपया पूरा करेंगे। तो आपको ये है कि इनके पापा के पास 1 लाख रुपया आ गया। जब 1 लाख रुपये 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आ गया तो ये जो है क्रय क्षमता को बढ़ा देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पापा की इनकम जो थी वो 50,000 रुपये थी और खर्चा कितना था? 1 लाख रुपये था।
तो ऐसे में क्या हुआ, जो बीच का जो अंतर आ रहा है, उस अंतर को पाटने के लिए पैसे की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ की फ़ीस 5,000 रुपये है और आपके पास में 3,000 रुपये है मात्र, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो 2,000 रुपया होगा, ये 2,000 रुपया कहीं ना कहीं से मांग करके आप इसको पूरा करेंगे, इसको वापस करना होगा तब देखेंगे। लेकिन तत्कालीन समय में आपके पास पैसे की उपलब्धता बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी देश में घाटे का बजट बनेगा या हीनार्थ प्रबंधन की अवस्था होगी, तो ऐसी स्थिति में देश में धन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। जब धन की उपलब्धता बढ़ जाएगी तो ये लोगों के पास पैसा पहुँचेगा, क्रय क्षमता का विकास करेगा, वस्तु की मांग बढ़ेगी और परिणाम होगा कीमतें बढ़ेंगी। एक तो कारण हमने देखा कि हीनार्थ प्रबंधन मुद्रास्फीति का कारण होता है। दूसरा कारण होता है काला धन। ये काला धन काला नहीं होता है, नोट वही होती जो हमारे पास में, जो आपके पास में है। काला धन उसको बोलते हैं जिसपे सरकार को इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है और सरकार से छिपा के रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। इसको हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं, काला धन कहते हैं। जब भी किसी अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ेगा तो जिसके पास भी काला धन होगा, जितने लोगों के पास काला धन होगा, उनकी क्रय क्षमता को बढ़ा देता है। ये वस्तु की मांग बढ़ाएगा, कीमतें बढ़ाने के लिए ये प्रेरित करेगा। ये तो एक तो आपका काला धन हो गया। इसके अतिरिक्त वस्तुओं की कीमत को बढ़ाने में अगला कारक है आपका अंतर्राष्ट्रीय कारक। अंतर्राष्ट्रीय कारकों में क्या है, हमारे देश में 80% पेट्रोलियम को हम लोग विदेश से मंगवाते हैं। जो हमारा पेट्रोलियम है, जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, इसमें जो पड़ने वाला पेट्रोल है, वो पेट्रोल का 80% पेट्रोल हम लोग विदेशों से मंगवाते हैं। अब हमारे यहाँ जो पेट्रोल है जब विदेश से आता है तो जाहिर सी बात है, इसी पेट्रोलियम से आपका डीजल बनेगा, आपका पेट्रोल बनेगा, इससे बेंजामिन बनेगा, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट आपके बनते हैं और इसी डीजल से आपके ट्रक और बस चलते हैं आपके। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजलों की या पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ रही है तो परिणाम ये होगा कि देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो पेट्रोल का अगर दाम बढ़ रहा है तो इसका प्रभाव सिर्फ व्यक्ति विशेष पर ही दिखाई पड़ेगा, कुछ लोगों पर ही दिखाई पड़ेगा और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब किसी देश में डीजल की कीमत बढ़ती है तो डीजल की कीमत बढ़ने का परिणाम ये होता है कि जो हमारी खाद्य वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। क्यों महंगी हो जाती हैं? अगर कोई ट्रक दिल्ली से लखनऊ के लिए चला या दिल्ली से जयपुर के लिए चला या दिल्ली से कोलकाता के लिए चला या दिल्ली से पटना के लिए चला, तो ऐसे में क्या होगा, जब डीजल महंगा होगा तो इसका किराया महंगा हो जाएगा। जब किराया महंगा हो जाएगा तो इसमें लगने वाली वस्तु जो होगी, इसकी लागत उसी वस्तु से निकाली जाएगी, तो परिणाम होगा कि वस्तु महंगी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारक होते हैं। आर्थिक कारकों में कहीं पे बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से फसल नष्ट हो गई, खाद्य वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, युद्ध हो गया, युद्ध में जो है अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि ये कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं जिनको आप अच्छी तरह समझते हैं। या कोई तात्कालिक कारण होते हैं, देश में आपका धरना प्रदर्शन हो गया, मारपीट हो गई या धार्मिक दंगे हो गए, तो ऐसी स्थिति में सामान समय से नहीं पहुंच पाया, सामान की किल्लत हो गई, कमी पड़ गई, मांग बराबर बढ़ी रही, कीमतें बढ़ गई, तो उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो महंगाई का माना गया है वो माना यही गया है कि लोगों के पास में अगर धन अधिक है, अगर खरीदारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमत बढ़नी स्वाभाविक सी बात होती है। अब दोस्तों, मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है। पहली मुद्रास्फीति होती है आपकी लागत प्रेरित और दूसरी होती है मांग प्रेरित। ये दो प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। अब देखिए, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जो होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें वस्तु की मांग तो नहीं बढ़ती है, लेकिन इसमें लगने वाली जो लागत होती है, उस लागत के कारण वस्तु महंगी हो जाती है। जैसे अगर हम देखें
पिछले 20 वर्षों में भारत में पैर से चलने वाली साइकिल की मांग घटी है, लेकिन 20 सालों में साइकिल की कीमत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि साइकिल में लगने वाला लोहा महंगा हो गया है, साइकिल फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक महंगे हो गए हैं, बिजली के दाम महंगे हो गए हैं, सरकार का टैक्स महंगा हो गया है। यानी कि मांग तो नहीं बढ़ी है, लेकिन इसमें जो लागत लग रही है, इसमें जो अलग अलग वस्तुएं लग रही हैं, उन वस्तुओं को महंगा होने से वो वस्तु महंगी हो जाती है। दूसरी होती है आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में जैसा कि हमने बताया, जब वस्तु की अचानक मांग बढ़ जाए और मांग के अनुसार उत्पादन ना हो पाए तो परिणाम होगा कि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। तो दो प्रकार की मुद्रास्फीति हमने देखा, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके बाद में आता है जो सबसे ज़रूरी होता है, वो होता है कि मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाए, कैसे इसको मापते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब देखिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए दो प्रकार से मुद्रास्फीति को हमारे देश में मापा जाता है। 2015 से पहले मुद्रास्फीति का मापन सिर्फ एक आधार पर होता था, जिसको बोलते थे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 2015 से हमारे यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ साथ में, सॉरी बेटा गलत बोल गया इसको, 2015 से पहले हमारे यहाँ मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता था। 2015 से सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के साथ साथ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी अनिवार्य बना दिया, महंगाई को मापने के लिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए। अब इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, और इसका मापन कौन सा कार्यालय या कौन सा ऑफिस या किसके द्वारा किया जाता है, जो कि अभी आपका जो यूपीएससी 2021 लोगों ने दिया हुआ है, वहीं पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, मुद्रास्फीति का मापन जैसा कि हमने बताया दो प्रकार का होगा। पहला होगा आपका थोक मूल्य सूचकांक। दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इन दो सूचकांकों का प्रयोग भारत में महंगाई को मापने के लिए किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक, भारत में इसका मापन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है जिसका नाम है आर्थिक सलाहकार कार्यालय। तो थोक मूल्य सूचकांक का मापन जो होता है, इस विधि का प्रयोग हमारे यहाँ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर में एक आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, ये उसके द्वारा किया जाता है। और इसमें कुल 697 वस्तुओं को सम्मिलित किया है 2011 और 12 से। इसमें क्या होता है कि बाजार दो प्रकार का होता है, जहाँ पर एक थोक बाजार होता है और एक उपभोक्ता बाजार होता है। तो थोक बाजार का मतलब, थोक मूल्य का मतलब ये होता है कि जब वस्तु को थोक बाजार में खरीदा गया तो वहाँ पर वस्तु की कीमत क्या थी। तो यहाँ पर जब थोक बाजार में किसी वस्तु की गणना की जाती है, किसी वस्तु की कीमत की गणना की जाती है, तो हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक होता है। तो इसमें आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है। इसमें जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा थोक मूल्य सूचकांक में कुल कितनी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। तो थोक मूल्य सूचकांक में कुल 697 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। अगर सबसे अधिक प्रश्न इसमें जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक का मापन किसके द्वारा किया जाता है। ये पीसीएस 2021 और यूपीएससी यानी कि आईएएस एग्जाम 2021, ये दोनों जगह पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर में आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाएगा मुद्रास्फीति को मापने के लिए। दूसरा आपका होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में हम अगर ये देखते हैं कि जब वस्तुओं को थोक रेट में खरीदा गया तो उनकी कीमत क्या थी, और जब उपभोक्ता यानी कि अंतिम रूप से वस्तु का उपभोग कर रहा है, हम हैं, आप हैं, हमारे परिवार हैं, जब उन तक वस्तु पहुंची तो उनकी कीमत कितनी थी। और एक चीज़ याद रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की कीमत हमेशा ज़्यादा होगी थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में। आप सपोज करिए, जैसे मान लेते हैं कोई आलू है, ये आलू थोक मूल्य सूचकांक यानी कि थोक बाजार में ये 1000 रुपया किलो बिक रहा, 1000 रुपया कुंटल बिक रहा था। ये 1000 रुपये का 1 कुंटल बिक रहा था ये। अब यहाँ से जो फुटकर विक्रेता होता है, जो आपका गली गली में वेंडर घूमते हैं या कहीं पे दुकान लगा के बैठे हैं, जो उपभोक्ताओं को बेचते हैं, उन्होंने ख़रीदा तो उसने 1000 रुपये में आलू को ख़रीदा। अब इस आलू को खरीदने के बाद में उसने क्या किया कि एक ट्रक किराए पर लिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे किराया बढ़ गया, यानी कि जो आपका जो वस्तु होगी, इस वस्तु को बाजार से वो अपने दुकान तक लेके जाएगा, तो दुकान तक लेके जाएगा तो इसमें परिवहन खर्च इसमें जुड़ जाएगा, पहली चीज़, यानी कि ट्रांसपोर्ट चार्ज जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा कि इस आलू की जो बोरी होगी इसको ट्रक पर चढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर जितना लेबर को उसने दिया उसकी इसमें कीमत जुड़ जाएगी। इसके बाद में क्या हुआ, नगर निगम को टैक्स देना पड़ा, उसकी कीमत इसमें जुड़ जाएगी। और उसके बाद में दुकान का जो दुकान रेंट पे लेके रखा हुआ है, उसका रेंट जो दे रहा है उसको इसमें जोड़ देगा वो, और अंत में क्या करेगा, अपना प्रॉफिट जोड़ देगा। तो उसने ये देखा कि 1000 रुपये में जो आलू चला था वह अब आलू जब 1500 रुपये कुंटल बेचेगा तब उसको फ़ायदा होगा। तो यानी कि जब उपभोक्ता को 15 रुपये किलो आलू बिका जा करके, तो हम बोलेंगे ये उपभोक्ता मूल्य है। ये थोक मूल्य है और ये उपभोक्ता मूल्य है। थोक मूल्य में क्या था, 10 रुपया किलो आलू, वही उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते 15 रुपये किलो आलू हो गया। क्यों हो गया, उसके बहुत सारे कारण जो हमने आपको गिनाया हुआ है। तो इसको जब हम इस मेथड से निकालते हैं तो ये बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी कि जो उपभोक्ता है वह जब अंतिम रूप से वस्तु को खरीदा तो उसको कितनी कीमत देनी पड़ी, तो हम बोलते हैं ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। अब देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है इसकी गणना हमारे यहाँ 2 लोग करते हैं, ध्यान देना है, जिसको बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए बेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक ऑफिस है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रम ब्यूरो। इसको आप लोगों को लिख लेना है, बहुत क्वेश्चन आता है आपका। ये श्रम ब्यूरो के द्वारा CPI का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति को मापने के लिए। अब श्रम ब्यूरो करता क्या है कि इसने उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला, जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं, एक कैटेगरी डिसाइड किया है। दूसरी कैटेगरी शहरी गैर श्रम, और तीसरा खेतिहर मजदूर। बिहार PCS 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रम ब्यूरो CPI को काउंट करने के लिए कितने कैटेगरी डिवाइड किया है, कितने इसके श्रेणी बनाया हुआ, 3 श्रेणी इसके बनाया हुआ है। पहला, उद्योगों में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनके लिए अलग। शहरी क्षेत्रों में जो गैर श्रम, यानी गैर श्रम का जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जो शारीरिक सर्विस से काम नहीं करते, दिमाग से काम करते हैं, मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, उनको बोलते हैं गैर श्रम। और तीसरा होता है खेतिहर मजदूर, जो गाँव में होते हैं। अब देखिए, ध्यान ये देना है, इसमें से गैर श्रम श्रमिक जो होते हैं, जो लोग होते हैं, इनकी गणना भारत में इनके लिए जो CPI होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, वो निकाला जाता है हमारे यहाँ
केंद्रीय CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो इसमें ध्यान देना है, CPI की गणना श्रम ब्यूरो के द्वारा। श्रम ब्यूरो ने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उद्योग में काम करने वाले श्रमिक, शहरी गैर श्रमिक, ऑफिसों में काम करने वाले लोग, और खेतिहर मजदूर। इसमें से जो शहरी गैर श्रम होता है, इसकी गणना भारत में CSO के द्वारा की जाती है। तो ये हमने देखा कि इसकी गणना कितने प्रकार से करते हैं हम लोग हैं। अब इसके बाद में नंबर आता है कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो नियंत्रण की हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं मूल्य नियंत्रण की। मूल्य नियंत्रण का मतलब हुआ कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया कैसे जाता है। हम लोगों ने अभी तक देखा और जिन जिन महत्वपूर्ण शब्दावली थी उसको हमने देखा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया कैसे जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के 2 नीतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं सामान्य अवस्था में। एक आपका होता है राजकोषीय नीति, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। दूसरी होती है मौद्रिक नीति, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जो आपकी राजकोषीय नीति जो होती है, ये नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो ध्यान देना है आपको कि राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जबकि मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई और अपनाई जाती है। अब देखिए मित्र इसमें होता क्या है कि राजकोषीय नीति में सरकार के द्वारा मूल्य को नियंत्रित करने के लिए जितनी भी नीतियां होंगी वो सब के सब राजकोषीय नीति के अंतर में आ जाएंगी। आपकी बजट का बनाना है, टैक्स की दर में वृद्धि करना है या कम करना है, जो भी सरकार के द्वारा जो कुछ किया जाता है मुद्रा के संबंध में, वो सबका सब राजकोषीय नीति में आ जाता है आपका। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार सबसे पहले करती क्या है अपने राजकोषीय नीति में कि टैक्स के दर में वृद्धि कर देगी। जब टैक्स की दर में वृद्धि कर देती है तो उसका परिणाम ये होता है जो देश के नागरिक होते हैं, हम हैं, आप हैं, इनकी क्रय क्षमता कम पड़ जाती है। कैसे कम पड़ती है, आइए हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके जेब में 10 रुपया है और आपका समोसा खाने का मन कर रहा है। शायद मन करने लगा भी होगा आप लोग खाने के लिए, लेकिन जो है ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। जोमेटो से मंगवा लीजिएगा, एक हमको हमारे यहाँ भेज दीजिएगा। हाँ चलिए, तो हमने बताया कि आपके जेब में 10 रुपया है और आपका समोसा खाने का मन कर रहा है। अगर कोई एक समोसा 5 रुपये का मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप 2 समोसा खा सकते हैं, यानी कि आपकी क्रय क्षमता 2 समोसे के बराबर है। अब कि हम एक काम करते हैं कि हम इस 10 रुपये में से 1 रुपया आपके जेब से ले लेते हैं, आपसे उधार ले लेते हैं, चाहे जैसे भी ले लेते हैं। अब आपके पास रुपया कितना बचा, 9 रुपया आपका 9 बचा। अब समोसे कितने आप खा सकते हो, अब आप एक ही समोसा खा पाओगे। यानी कि आपके जेब से रुपया सिर्फ 1 निकला, लेकिन इसने क्रय क्षमता 1 वस्तु की मांग इसने कम कर दिया। तो होता क्या है कि सरकार टैक्स की दर में वृद्धि करके जो देश के नागरिक होते हैं, हम हैं, आप हैं, इनकी क्रय क्षमता को कम कर दिया जाता है। आप खुद सोचिए, अगर आपको एक साबुन 10 रुपये का मिल रहा है और ये 10 रुपये का साबुन अगर हमको 15 रुपये का मिलने लगे, तो जाहिर सी बात है हमको अपने बजट को बैलेंस करने के लिए अपने खर्चे को नियंत्रित करना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार सबसे पहले टैक्स की दरों में वृद्धि कर देगी, यानी कि टैक्सेशन इसका पहला नीति होता है राजकोषीय नीति का। दूसरा होता है कि सरकार कुछ ऐसा प्रयास करे, ऐसा कुछ व्यवस्था करे कि लोग खर्चा कम करें और बचत ज़्यादा करें। इसके लिए सरकार को अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ती है, अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ती हैं। किसान बचत पत्र है, इंदिरा बचत पत्र है, या इस तरह के जो बचत पत्र होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, जिससे लोगों की क्रय क्षमता को कम किया जा सके और बचत की आदत को बढ़ावा दिया जा सके। तीसरा होता है सरकार के द्वारा नैतिक अपील करना। नैतिक अपील में क्या करती है कि सरकार लोगों से अपील करती है कि आप लोग अपना खाने पे खर्च को कम कर दीजिए।
और वास्तव में अगर देखा जाए तो टैक्स वृद्धि जो होती है ये अंतिम विकल्प होता है। सबसे पहले सरकार करती क्या है कि नैतिक अपील आप लोगों से करती है, हम लोगों से अपील करती है कि जो खाने पे जो खर्च हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं उस खर्चे को कम कर दें आप लोग। जब उसको खर्चे को हम लोग कम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि सरकार बचत जैसी योजनाएं लाती है। जब वहाँ से भी महंगाई कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास में एक ही विकल्प बचता है कि टैक्स की दरों में वृद्धि कर दे या नए टैक्स लगा करके हमारे पास से हम हैं, आप हैं या देश के जो नागरिक हैं उनकी क्रय क्षमता को कम कर दिया जाए। या इसी तरह से सरकार उपकर लगा देगी जिससे कि हम लोग वस्तुओं की मांग कम कर दें। तो यहाँ पर देखा, ये आपकी राजकोषीय नीति में आ गया। मौद्रिक नीति, इसका सीधा संबंध मुद्रा पर होता है और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो बैंक के लोन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मौद्रिक नीति में ही CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट पॉलिसी, ये इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, मौद्रिक अंग होते हैं, मुद्रा के अंग होते हैं, मौद्रिक नीति के अंग होते हैं। तो CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो होते क्या हैं, इनके बारे में एक अलग से वीडियो बना हुआ है जिसको आप लोग देखिएगा। तो इसके बारे में बहुत जो है हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि जब भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत इनमें RBI वृद्धि करेगा तो वृद्धि करने का परिणाम ये होगा कि बैंक के पास में धन कम हो जाएगा और जो लोन दिया जा रहा है उसका ब्याज महंगा हो जाएगा। जब ब्याज महंगा हो जाएगा तो अनावश्यक रूप से कोई लोन नहीं लेगा। जब लोन नहीं लेगा तो क्रय क्षमता का विकास नहीं होगा। जब क्रय क्षमता का विकास नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कीमतें अपने आप ही कंट्रोल में आने शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, दो नीतियों का प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद में अगला पॉइंट जो आपका आता है वो पॉइंट आता है मुद्रा संस्फीति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन में होता क्या है मित्र कि जब सरकार जानबूझ करके बाजार में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई को बढ़ा देता है जानबूझ करके, यानी कि महंगाई की स्थिति को उत्पन्न किया जाता है, तब हम बोलते हैं ये मुद्रा संस्फीति है। तो मुद्रा संस्फीति में क्या होता है कि सरकार जानबूझ करके महंगाई को बढ़ाती है। यह स्थिति उस समय अपनाई जाती है जब देश में आर्थिक मंदी हो, रिसेशन हो, लोगों के पास में क्रय क्षमता कम होती है। तो सरकार क्या करती है कि देश में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा करके लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ा देती है। इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है मुद्रा अस्फीति। आपको बस याद रखिएगा, मुद्रा स्फीति का विलोम, मुद्रा स्फीति का अपोजिट मुद्रा अस्फीति होता है। अब इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। पहला है आपका स्फीति, इसी को हम बोलते हैं मुद्रा स्फीति, और दूसरा होता है मुद्रा अस्फीति। अब इन दोनों में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, और याद रखना ये दोनों एक दूसरे के विलोम यानी कि अपोजिट हैं। इसको हम लोग महंगाई बोलते हैं, इसको हम लोग मंदी बोलते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग तुलना करते हैं। इसको कहेंगे महंगाई, इसको बोलेंगे मंदी। महंगाई में क्या होती है, क्रय क्षमता बढ़ती है, मंदी में क्रय क्षमता घटती है, यानी कि क्रय क्षमता में वृद्धि और यहाँ पर क्रय क्षमता में कमी। यहाँ पर बचत कम, बचत अधिक। इसमें वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा होंगी
यहाँ पर वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। यहाँ पर मुद्रा का मान कम होगा। कैसे कम होगा, हमने शुरुआत में आपको बताया है। यहाँ पर मुद्रा का मान अधिक होगा। आयात बढ़ेगा। आयात घटेगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और यहाँ पर रोजगार घटेगा। आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। जब भी किसी देश में इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति होगी तो उस देश में रोजगार अनिवार्य रूप से बढ़ना चाहिए। यानी कि यहाँ पे रोजगार बढ़ता है, यहाँ पे रोजगार घटता है। यहाँ पे रोजगार क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब मांग बढ़ेगी वस्तु की तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जब उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा, इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपके पास में 1 मिनट है। कहाँ चल तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसके बाद में बात करने जा रहे हैं स्टैगफ्लेशन या स्लम्पफ्लेशन क्या होता है। आइए, लास्ट पॉइंट है, इस पे भी डिस्कस कर लिया जाए। नहीं तो जैसे एक दुल्हन बिंदी के बिना अधूरी होती है, उसी प्रकार से स्टैगफ्लेशन के बिना मुद्रास्फीति अधूरा ही रह जाएगा। ये एक वर्ड है स्टैगफ्लेशन, या इसी को हम लोग स्लम्पफ्लेशन भी बोलते हैं। इसमें से कोई भी अगर टर्म यूज कर दिया गया है तो दोनों टर्म्स का मतलब एक ही होता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है, एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी हिंदी में, बड़ी विख्यात कहावत है, दाद में खाज हो जाना। दाद में खाज होने का मतलब क्या होता है? एक समस्या में दूसरी समस्या और उत्पन्न हो जाना, इसका मतलब दाद में खाज हो जाना। जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई के साथ में मंदी आ जाती है, यानी कि एक साथ में दोनों स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, महंगाई भी हो और मंदी भी हो, तो ये ऐसी जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो देश में सरकार को समझ में नहीं आता है कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए। क्योंकि एक तरफ जो है मंदी है और एक तरफ है महंगाई है, तो इसी को बोलते हैं दाद में खाज हो जाना। हमने आपको बताया कि मुद्रास्फीति का जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो विशेषता ये होती है कि इसमें अनिवार्य रूप से रोजगार बढ़ना चाहिए। अगर देश में महंगाई बढ़ गई है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है, तो इस स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका समाप्त होता है दोस्तों इन्फ्लेशन, और आशा करते हैं कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट करिए, हम इसको सरल तरीके से समझाएंगे। जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं, आप चैनल को हमें सब्सक्राइब करिए, और आपको मौका है जितने भी आपके नोट्स होते हैं, आपको फ्री में नोट्स आपको दिए जाते हैं। वो नोट्स जो हज़ारों 10,000 रुपये या 20,000 रुपये के नोट्स मिलते हैं, वो नोट्स आपको फ्री मिलते हैं। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो समझ में नहीं आता कि दोनों में अंतर क्या होता है। इसी शब्दों के साथ में दोस्तों नमस्कार।